फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो इस सभी का हालचाल बड़े ही होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 66 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का पार्ट नंबर 18 आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जी। मे बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, लास्ट सेशन में जो आपके जून 19 का ओल्ड सिलेबस वाला CS प्रोफेशनल का पेपर था वो हमने स्टार्ट किया हुआ था और मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट कर चुके थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमें डिस्कस करना है और एक क्वेश्चन नंबर 6 हमें अभी डिस्कस करना है। तो 2 क्वेश्चन हमारे बैलेंस थे और मैंने घर से आपको कहा भी था कि आपने एक बार पढ़ के आना है। एक बार है कोई बच्चा जो मुझे बताए कि घर से पढ़ के आया है? एक बार जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कौन सा बच्चा ऐसा है कि जो घर से पढ़ के आया है। बच्चा कह रहा है सर ने क्या पूछ लिया, ये आज हमसे पढ़ के आया? क्या पढ़ के आना था भाई? ये नालायक को याद करो, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 घर से पढ़ना दिया था। चलो जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा 5 और 6 आज हमें यहाँ पे करना है। मे बी अगर आपने घर से पढ़ा हो क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 का तो एक पार्ट जो 7 नंबर का था ना, वो सेम था जो CS प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस के अंदर आया था, बस सिर्फ उसके नाम चेंज थे। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक पार्ट हमारा रिफंड वाला था, वो भी बिल्कुल सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 15 नंबर का था और क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ख्याल से हमारा था 7 या 8 नंबर का था। तो आज हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। अच्छा एक बात और सुना ध्यान से, अब आज का पेपर कंप्लीट करने के बाद ना अगले 2 सेशन मेरे एग्जामिनेशन के होंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितनी भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशंस होंगी वो मैं सारी करा दूंगा। अच्छा उस एग्जामिनेशन के चैप्टर में एक बात ध्यान देना, जो मैं आपकी एंट्री नंबर 14 है ना, जहां पर आपको मैंने कहा था कि अगर रूम की रेंटिंग होगी तो उस केस में 1000 और लेस की लिमिट है। तो उस सेशन में ना मैंने लेस देन करवाया है क्योंकि वो मेरे रेगुलर बैच के सेशन है और आपको मैंने कहा भी था कि उसमें 1000 और लेस आना है। तो वो ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर कराई चुका हूं कि वहां पे बस ये चेंज कर लेना कि जब भी मैं एंट्री 14 कराऊंगा ना तो वहां पे आपने लिमिट जो करनी है वो 1000 और लेस वाली करनी है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो प्लीज आपने वो दोनों सेशन देखने हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाना, उसके डायग्राम बनाना। उम्मीद करता हूं इन दोनों सेक्शन के बाद ना आपके जो भी एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार यहाँ पे चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 एक हमें यहाँ पे करना है और क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सुगंधा सुगंधा एंटरप्राइज डीलर ऑफ वॉचेस, लेदर गुड्स एंड अदर आइटम इज सप्लाइंग ए किट containing a piece of watch, wallet and pen bundle as a combo pack that is 12,500. The rate of GST on pen 12% और wallet पर 18% है, watch पे 28% है। The selling price of individual item watch है 11,000 रुपए की, wallet 1,000 रुपए का है, pen 1,500 रुपए का है। Determine the nature of supply of the combo pack and the rate of GST to be charged। बताओ क्वेश्चन 3 नंबर कैसा, इस क्वेश्चन में है क्या? अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो ये क्वेश्चन पता है कहां से बना है, याद करो सप्लाई के चैप्टर में एक सेक्शन नंबर 8 जो हमारा था कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, उसका क्वेश्चन है ये वाला। पहले तो एक बात मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताना, उसने क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या? क्या उसने क्वेश्चन में ये मांगा कि भैया अलग अलग लें तो फायदा होगा, इकट्ठा लें तो फायदा होगा? उसने ये नहीं मांगा। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो कॉम्बो पैक बना के दिया ना, ये कॉम्बो पैक जो है इसकी नेचर क्या, बस ये बता दो। और जो भी इसकी नेचर होगी उसके बेस पे रेट कौन सा लगेगा ये बता दो। आपको ये नहीं बताना कि अगर वो कॉम्बो लेगा तो बढ़िया होगा, अलग अलग लेगा तो बढ़िया होगा, बस ये बात ध्यान देना। क्योंकि कई बच्चे पता क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ना, ये तो बता देंगे सप्लाई कौन सी है, ये भी बता देंगे जीएसटी कौन सा आएगा। उनको क्या लगेगा, थोड़ा और माइंड दिखाते हैं, थोड़ा और इंटेलिजेंट दिखाते हैं। वो क्या बोल देंगे कि भैया अलग अलग लोगे इतना टैक्स आएगा, कंबाइन लोगे इतना टैक्स आएगा, ये लेना बेनिफिशियल है। उसने 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, जो रिक्वायरमेंट है वही लिख के आना, उसके अलावा जो भी लिख के आओगे ना उसके नंबर तो मिलेंगे नहीं। कई बार क्या होगा वो बिना बात के आपको देखेगा आप एक्स्ट्रा नंबर लेना चाह रहे हो।
तो सिंपल सी बात है सर, एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं मिलेंगे, मिलने 3 नंबर ही है। तो आपको बस ये बताना है कि ये सप्लाई कौन सी है। पहले तो मुझे फटाफट से बताओ जी, एक कॉम्बो है वॉच का, वॉलेट का, पेन का, तो ये कॉम्बो कौन सा है? मिक्स सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई है? मिक्स सप्लाई है, क्योंकि ऐसा बंडल प्रैक्टिकली देखने को मिलता नहीं है, ये जानबूझ के आपने बनाया है। और अगर कोई सप्लाई मिक्स सप्लाई होगी तो लोवेस्ट रेट लगेगा या हाईएस्ट रेट लगेगा? हाईएस्ट रेट लगेगा। अब इस 12, 18, 28 में हाईएस्ट रेट कौन सा है? 28%। और कॉम्बो पैक कितने का है? 12,500 का है। तो भैया 12,500 का अगर मैं 28% निकाल दूंगा ना, तो ये मेरा जीएसटी निकल के आएगा। बताओ, ये क्वेश्चन 3 नंबर के अंदर आया, ठीक है जी। और अगर वैसे प्रैक्टिकली बात करूं, अगर ये कस्टमर मेरी दुकान पे आता तो मैं इसको पता क्या कंसल्ट करता कि आप सामान अलग अलग परचेस करो। अलग अलग क्यों परचेस करो? अगर मैं वॉच 11,000 रुपए की लूंगा तो भैया वॉच पे रेट हमारा कितना है? 28%। तो एक बार आप चेक करना, 11,000 का 28%। उसके बाद फिर हमारा वॉलेट है 1,000 का, वॉलेट पर 1,000 पे लगा दिया 18%। और पेन हमारा 1,500 का है, तो पेन पर मैंने लगा दिया कितने परसेंट? 12%। अब अगर इन सबका जीएसटी आप ऐड करोगे और 12,500 का 28% ऐड करोगे ना, तो मेरे ख्याल से 12,500 का 28 ज्यादा आएगा। तो अगर ये क्लाइंट मेरे पास आता है, इसको मैं कंसल्ट ये करता कि भूल कर भी कॉम्बो पैक मत ले, क्योंकि अगर कॉम्बो पैक लेगा वो मिक्स सप्लाई बनेगा और हाईएस्ट रेट लगेगा, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। बट एग्जामिनर ने हमसे ये नहीं मांगा कि बेनिफिट कहां पे है, उसने बस ये मांगा कि जो ये कॉम्बो पैक है उसको सप्लाई कौन सी मानोगे और रेट कौन सा लगाओगे। तो भैया सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई है। और मिक्स सप्लाई अगर होगी तो हाईएस्ट रेट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। लो, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का पक्का हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देख लो। देयर आर सेपरेट वैल्यूएशन प्रोविजन फॉर गुड्स एंड सर्विस अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी प्रोविजन। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया वैल्यूएशन के अलग अलग प्रोविजन है, सीजीएसटी में लगे हैं, एसजीएसटी में लगे हैं, आईजीएसटी में लगे हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो वैल्यूएशन सीजीएसटी में सेक्शन 15 में है, वही सेम वैल्यू निकालने का तरीका आपका आईजीएसटी में है और वही सेम वैल्यू निकालने का तरीका आपका एसजीएसटी में है। तो भैया आप सब जानते हो सेक्शन 15 हमारा वैल्यूएशन का है। 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) में एडिशन, 15(3) में डिलीशन, 15(4) में 27 से लेकर 31 तक रूल होते हैं और 15(5) में रूल नंबर 32 से लेकर 35। तो वो सारी की सारी बातें, चाहे वो आईजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो, सब में प्रोविजन सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पे इंटर स्टेट सप्लाई की बात होगी वहां पे आईजीएसटी की बात होगी, जहां पे इंट्रा की बात होगी वहां पे सीजीएसटी की बात होगी, ठीक है जी। तो भैया तीनों के प्रोविजन अलग अलग नहीं है, तीनों में प्रोविजन अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। तीनों में सेपरेट प्रोविजन नहीं है, तीनों में सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। जो प्रोविजन अपने सेक्शन 15 के अंदर पड़े हैं वही सेम प्रोविजन हर केस में एप्लीकेबल होंगे, बात ध्यान दो। तो बस उसने क्वेश्चन के अंदर ये मांगा है कि भैया सेपरेट वैल्यूएशन प्रोविजन है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी नहीं, सेपरेट वैल्यूएशन प्रोविजन नहीं है, एक ही वैल्यूएशन प्रोविजन है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वैल्यूएशन प्रोविजन आपके सीजीएसटी एक्ट के अंदर है, सेक्शन 15 के अंदर, रूल नंबर 27 से लेकर 31 तक और रूल नंबर 32 से लेकर 35 तक। सर आप हमें इसका आंसर तो दिखा दो। ओ माय गॉड, एक बार ये देख लो ये आंसर देखो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 वही कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई है और 28% रेट एप्लीकेबल होगा। देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो नहीं, अगला क्वेश्चन वही कह रहा है, सेक्शन 15 आपका है, फिर 27 से लेके आपके 31 तक है। और देखो उसने क्या लिखा, इट इज कंक्लूडेड दैट गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट सही नहीं है। रीजन बीइंग, क्योंकि तीनों में वैल्यूएशन निकालने का तरीका सेम है, अलग अलग नहीं है, ये बात ध्यान देना। देखो लिखा ना, ऑल द 3 टैक्सेस एंड ऑल्सो कॉमन फॉर द गुड्स एंड सर्विस, ये सबके लिए कॉमन है। अगला आओ जी, ऑप्शन नंबर सी एंड डी, ये काट दो, ये कस्टम का है। अगला भी कस्टम का है, कस्टम हम बाद में करेंगे। यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ई के पास आओ जी। क्वेश्चन नंबर ई ये बात कहना चाह रहा है, explain by giving brief reason in the contract of provision contained under the CGST pertaining the composite scheme। लो क्वेश्चन आ गया composite scheme का। 3 पार्ट हैं, हर पार्ट एक एक नंबर का है, क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। Can a registered person who purchase goods from a supplier paying tax under composite scheme avail credit of tax paid on purchase made from the composite supplier? सर ये कहना चाह रहे हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कंपोजिट सप्लायर हूं, मैंने आपको सामान दिया, तो उस केस में बिल ऑफ सप्लाई, आप सब जानते हो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता, बिल ऑफ सप्लाई इशू होती है। उस केस में जो भी मैंने कंसेशनल टैक्स चार्ज किया, तो क्या उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा? मतलब ही पैदा नहीं होता। पहली बात तो जो भी कंसेशनल टैक्स लगता है आप सब जानते हो, उसका बर्डन जो है वो मेरी जेब पर आएगा, आपकी जेब पर नहीं आएगा।
उसका बर्डन अगर मेरी जेब पर है तो भैया मुझे भी आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद देखो उसने बोला है कैन ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिट स्कीम इशू ए टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी? आंसर इज नो, वो टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता। वो क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। उसके बाद कैन ए पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिट स्कीम अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ट सप्लाई? मतलब जो वो सामान पहले परचेस करके आएगा उस पर जो वो जीएसटी देके आएगा, क्या उसका आईटी से वेल कर लेगा? आंसर इज अगेन नो, तीनों का आंसर नो है जी। ना तो आपको आईटीसी मिलेगा, ना मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूं, ना जो मैंने पहले जीएसटी पे किया होगा उसका मुझे आईटीसी मिलेगा। तो तीनों का आंसर नो है। एक पार्ट 1 नंबर का, 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन में है क्या? और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे इतने परेशान थे इस पेपर को लेके कि सर पता नहीं पेपर कहां से बना था। नाले को पेपर पूरा ही बुक के अंदर से बना था। प्रॉब्लम सिर्फ आपको पेपर में मुझे लगता है जो एक आ रही है ना, वो एग्जाम्शन की आ रही है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम्शन करके जानी है, चाहे वो ओल्ड वाले बच्चे हों चाहे वो न्यू वाले बच्चे हों। ओल्ड के चाहे मॉड्यूल में हो या ना हो, हमें अपना फर्ज पूरा करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आप खुद देखो एग्जाम्शन वाले बन रहे हैं, तो हमें एग्जाम्शन करके जानी है। ठीक है ना, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है, जब बच्चे कह रहे हैं सर अब हमें समझ नहीं आ रहा, अगस्त में एग्जाम दे, दिसंबर में एग्जाम दे, मैं तो ये बोलूंगा अगर एक ग्रुप है, एरिया सेफ है, एक ही ग्रुप बचा है, एक पेपर बचा है, तो अगस्त में पूरी सेफ्टी के साथ दे दो। बट अगर आपको लगता है कि अभी 2 ग्रुप देने हैं या एक ग्रुप देना बाकी बचे हैं, तो फिर आप दिसंबर की तरफ भी जा सकते हो। बट मैं ये बोलूंगा सोच समझ के डिसाइड देना, आपके एग्जाम आपकी लाइफ से बड़े नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। सर टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो टाइम आप एक्स्ट्रा दोगे उसमें आप दूसरे ग्रुप की भी तैयारी स्टार्ट करोगे, कोचिंग लेना भी से स्टार्ट कर दोगे। कोचिंग आप बाद में मत लेना, ऑनलाइन कोचिंग आज प्रोवाइड हो जाती है, यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शन है, जो भी आपको बेस्ट लगता है उसके बेस पे आप जा सकते हो। ठीक है ना, बट इतना कहूंगा कि अपनी लाइफ से ऊपर कोई चीज डिसाइड मत करना। अगर सब कुछ सेफ है, सेफ्टी रख सकते हो, तो सिंपल सी बात है एग्जाम देने जरूर जाओ, क्योंकि जब इतनी तैयारी की है तो एग्जाम भी देने बनते हैं। ठीक है जी, चलो तो ये क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा उसके बाद देखो अब यहाँ पे, उसके बाद देखो अब यहाँ पे आ रहा क्वेश्चन नंबर 6, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 ना वैसे मेरा करवाने वाला है नहीं, क्योंकि ये दोनों पार्ट बिल्कुल सिंपल हैं, और ये वाला पार्ट तो सर, ये वाला पार्ट तो ना मुझे दोबारा ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपने पहले अभी अभी किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब जो बच्चे डेली सेशन अटेंड नहीं कर रहे उनको बता दूं, जब मैंने न्यू सिलेबस वाला दिसंबर 19 वाला पेपर कराया था, उसमें सेम क्वेश्चन था, जुपिटर वाला। ठीक है, जो जुपिटर वाला क्वेश्चन था ना, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस नाम अलग है, बट फिर भी करवा दूंगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे सर प्लीज करवा दो, तो मैं करवा तो दूंगा। आओ जी एक बार फटाफट से देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, गोविंदा एक्सपोर्टर ए पार्टनरशिप फर्म is registered under GST in the state of Gujarat. The firm export goods without payment of tax under letter of undertaking in accordance with the provision of section 16(3)(a) of IGST Act 17. The supply made during a tax period as under: पहला, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट P ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स 5%, तो 14 लाख रुपए की सप्लाई है। और इनपुट यूज जो किया ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उस पर 18% टैक्स था। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर सेल पर कम टैक्स है, परचेज पर ज्यादा है, तो जो अनयूटिलाइज आपका होगा ना उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और नॉर्मली इसको हम बोलते हैं इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इनवर्टेड का मतलब क्या है, या तो मैंने इंट्रा को इंटरस्टेट सप्लाई मान लिया, या इंटर को इंट्रा मान लिया, मतलब रिवर्स मान लिया, या आपका पहले टैक्स ज्यादा था अब टैक्स कम है, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा आपने पे किया उसका आपको रिफंड मिलेगा। तो एक बात मुझे यहां पे सोच के बताना, आपकी सेल पर टैक्स कितना है? 5% है। आपने परचेज पर कितना पे किया? 18%। तो 13% जो आपका यहां पे एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है उसके हमें रिफंड देखना है, कितना रिफंड मिलेगा। फिर वो कहना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट किया प्रोडक्ट क्यू टू ऑस्ट्रिया फॉर €20,000, असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम इन इंडियन रुपीज दैट इज 12 लाख। एक्सपोर्ट ड्यूटीज लेविड ऑन प्रोडक्ट क्यू एट द टाइम ऑफ, मतलब एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे तो इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, मतलब ये एक्सपोर्ट विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, ये बात ध्यान देना। उसके बाद एक और, फिर वो कहना चाह रहे हैं प्रोडक्ट पी जो है, जो ऊपर वाला है, इज नॉट नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट is respect of which refund of unutilized ITC shall not be allowed under section 54(3) of the CGST Act 17. The ITC available for the above tax period, input का दिया हुआ है 4,60,000, जिसमें 60,000 पे ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो भैया 60,000 पे जो है किसका है? जो आपने एक्सपोर्ट किया एग्जम्प्टेड सप्लाई, वो तो बाहर निकाल दो, तो बैलेंस कितना बचा? 4 लाख रुपए। इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा भाई कितना मुझे आईटीसी मिलेगा और कितना आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा।
उसके बाद देखो कैपिटल गुड्स का 1,40,000, इनपुट सर्विस का 2,10,000, 18,000 रुपया आउटडोर कैटरिंग का है। अब सब जानते हो आउटडोर कैटरिंग वाला आईटीसी ब्लॉक होता है, तो भैया इसका भी आईटीसी में मिलेगा ही नहीं। उसने हमसे पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसेबल टू द सप्लायर फॉर द गिवन टैक्स पीरियड। हमें रिफंड कितना मिलेगा ये बता दो। पहले तो मुझे एक बात बताओ जी, 14 लाख रुपए का यहां पे सप्लाई है, उसका 5% कितना आ गया, 70,000 रुपए का जीएसटी आ गया। मतलब ये जीएसटी तो मुझे देना पड़ेगा, इसका तो मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा, रिफंड मुझे कितना मिलेगा, एक्सेस पोर्शन का मिलेगा। अब एक्सेस पोर्शन का कितना रिफंड मिलेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा ना। अब एक बात मैंने सोच के बोलना रही, वो ये बात कहना चाह रहे हैं भैया आपने इनपुट का ईटीसी जो आपका अवेलेबल है वो 4,60,000 है, जिसमें एग्जम्प्टेड का 60 है तो वो बाहर निकाल दिया। अब मुझे ये देखना है कि जो ये 4 लाख रुपए का आईटीसी है, जो ये 4 लाख रुपए का आईटीसी है, मुझे इसमें से कितना रिफंड मिलेगा और कितने का रिफंड नहीं मिलेगा। जो ये 4 लाख रुपए का आईटीसी निकल के आया, इसमें से कितना रिफंड मिलेगा और कितना रिफंड नहीं मिलेगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर जो मैंने एक्सेस पे किया होगा वही तो मुझे रिफंड मिलेगा ना। सर वो निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि ये 4 लाख रुपए तो टोटल है, ये 4 लाख रुपए तो टोटल है। अब इस टोटल में से प्रोपोर्शनेट तो आपको निकालना पड़ेगा ना। अब प्रोपोर्शनेट में है क्या, एक बात सोच के बोला, टोटल टर्नओवर कितनी है, 26 लाख। टोटल टर्नओवर कितनी है, 26 लाख। अब सोच के बोला इनपुट का आईटीसी आपको दिया हुआ है 4 लाख रुपए, नेट जो निकल के आ रहा है। अब अगर ये 4 लाख रुपए 26 लाख रुपए का आईटीसी है टोटल, तो इतना बोल दो इनवर्टेड वाले की टर्नओवर कितनी है, इसका ही मुझे निकालना है ना। इनवर्टेड वाले तो 14 लाख है, तो इनवर्टेड वाला मेरा 14 लाख है, इसका आप निकाल लो कितना आएगा। बच्चा कहता है नहीं सर एक बार फिर दोबारा से बताओ, हमें ये समझ में नहीं आया। मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, एक बार सोच के बताना। बच्चे को ना क्वेश्चन मुश्किल लगा था, जबकि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उसने डोमेस्टिक सप्लाई बोली 14 लाख की, उसका जीएसटी 5%, 70,000 रुपए का जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना है। ये तो मुझे गवर्नमेंट को देना है ना, तो भैया आईटीसी में से इतना तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस का तो रिफंड मिलेगा। मैंने पहले दिया 18%, पहले मैंने 18% दिया और फिर एक्सपोर्ट किया, ये क्यों, वो 12,000 रुपए का, टोटल टर्नओवर मेरी 26 लाख की होगी। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं भाई आईटी से अवेलेबल जो है टोटल इनपुट का है 4,60,000, जिसमें 60,000 रुपए एग्जम्प्टेड एक्सपोर्ट है, तो 60,000 तो बाहर निकाल दो, वो तो पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। जो बैलेंस बचा 4 लाख रुपए, उसमें से अब कितना इस 14 लाख की टर्नओवर का है, कितना 12 का है। तो मुझे प्रॉब्लम किसकी है, मुझे प्रॉब्लम सर इसकी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इसकी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इनवाइटेड वाले की। इनवाइटेड वाले का मतलब क्या है, या तो इंट्रा को इंटर, इंटर को इंट्रा, या इस टाइम कम दे रहा हूं, पहले ज्यादा दे दिया, तो बैलेंस एक्सेस पे किया उसका मुझे रिफंड मिलना चाहिए। तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, 4 लाख का नेट आईटीसी, टोटल टर्नओवर 26 लाख रुपए है और मल्टीप्लाई 14 लाख रुपए आपका यहां पे क्या आ रहा है, इनवाइटेड वाला। तो एक बार निकालना कितना आ रहा है जी, 4 लाख, देखना यहां पे 4 लाख डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई 14 लाख रुपए, ये आ गया 2,15,385। 2,15,385 में से 70,000 तो मुझे गवर्नमेंट को देने ही है, तो अगर मैं 70,000 माइनस कर दूंगा तो मेरे ख्याल से 1,45,385 रुपए, इतना मेरा रिफंड बनेगा। बस एक बात ध्यान देना, ठीक है, इतना मेरा रिफंड बनेगा, ये मेरा रिफंड का अमाउंट निकल के आ रहा है। एक बार फिर दोबारा से समझना, एक बार लास्ट टाइम समझा रहा हूं, न्यू सिलेबस के अंदर कभी ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, बट बनने के उनके अंदर भी चांसेस हैं, क्योंकि अगर ओल्ड के अंदर बन सकता है तो न्यू के अंदर ही बन सकता है। मेनली बस ये बात ध्यान देना सर, आपको मैंने पहले भी कहा था रिफंड जब भी मिलता है वो अनयूटिलाइज आईटीसी का मिलेगा ना। अनयूटिलाइज का मतलब क्या होता है, जो आप पेमेंट करने के बाद बच जाएगा। अब बच्चा कह रहा है सर ये 4 लाख में से 70,000 माइनस क्यों नहीं किया, मतलब 330 का रिफंड क्यों नहीं मिला। सर ये 4 लाख रुपए ये टोटल आईटीसी इनपुट का है, इन दोनों में जो यूज किया। अब इन दोनों में से इनवर्टेड वाला 14 लाख जो है उसका कितना है वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो अगर ये 4 लाख रुपए 26 लाख का है तो 14 में कितना है वो निकाल लो, फिर मुझे 70 तो गवर्नमेंट को देना ही है, जो बैलेंस बचेगा उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ये सारी बातें आपकी हैं। और ये रिफंड के चैप्टर में सेक्शन 54 जो आपने रिफंड वाला पढ़ा था उसके अंदर ये पॉइंट था। तो यहां पे इन्होंने मेरे ख्याल से आंसर एक बार देख लेते हैं, इन्होंने आंसर क्या दिया, ये देखो री 1,45 हमारा भी इतना आ रहा है, 1,45,385 देखो हमारा भी इतना आ रहा है, ठीक है जी। अब बच्चा अच्छा यहाँ पे कई बच्चों को डाउट ये आएगा कि सर इस वाले केस में इस 12 लाख का जीएसटी का रिफंड क्यों नहीं मिला। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाओ, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लेविड ऑन प्रोडक्ट क्यू एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी और आपको मैंने पहले भी कहा था रिफंड तब मिलता है
याद करो रिफंड तब मिलता है जब मैंने जीरो रेटेड सप्लाई की हो, मतलब एक्सपोर्ट किया हो, उस एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स ना हो और पहले आपने जीएसटी पे किया, उसका रिफंड मिलता है। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा, एक बार जाके नोट्स देख लेना, जो बच्चे रेगुलर बैच के होंगे, ऑनलाइन वाले होंगे, एक बार ना रिफंड वाले नोट्स देख लेना। वहां पर मैंने आपको लिखवाया होगा कि इन केस में रिफंड नहीं मिलेगा, उसमें एक पॉइंट लिखवाया होगा कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो विद एक्सपोर्ट ड्यूटी, उस केस में रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये वही वाला केस है। तो इसमें तो रिफंड का मतलब ही नहीं है ना। देखो उसने वही बात लिखी है आपके इंस्टीट्यूट ने, एक्सपोर्ट क्यू का इसमें नील मिलेगा। रीजन में देखो क्या है, उसमें लिखा हुआ है जी, देखो ये लिखा है ना, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड इन केस वेयर द एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब उस केस में कोई भी रिफंड नहीं मिलता अनयूटिलाइज का, रीजन भी क्योंकि एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है और उसका रिफंड मिल जाएगा। देखो यहां पे इन्होंने वही किया होगा, ये 26 लाख वही किया है और ये 4 लाख रुपए निकल के आ गया नेट आईटीसी। 70,000 रुपए ये है, तो 70,000 माइनस कर दिया। देखो 4 लाख डिवाइड बाय 26 लाख, 14 लाख का 1,45,385। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का था। ओम भाई 8 नंबर का क्वेश्चन था ये, 8 नंबर का सर, 8 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला। मतलब मेरे को लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जो सीएस प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस के अंदर बनता है वो तो कमाल कर देता है। जो पिछले वाला हमने किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा, 15 नंबर का क्वेश्चन था, 15 नंबर का, वो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला। उसमें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे 15 नंबर का, ये क्वेश्चन 8 नंबर का। बताओ, अब इसने बस ये समझ लिया भाई इसमें तो रिफंड मिलना ही नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, इसमें हमें रिफंड मिलना है, तो उसके बेस पे जितना उसका प्रपोर्शन होगा वो रिफंड निकाल दो। और कई बच्चों के लिए मुश्किल बन जाएगा जिसने रिफंड का चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, और कई बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो एक बार दोबारा देखना, फिर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आओ जी लास्ट क्वेश्चन। अब ये तो वैसे कर ही लिया हमने, बट एक बार फिर भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये मैं दोबारा क्वेश्चन करवा रहा हूं जी सिर्फ आपके लिए, ताकि कुछ बच्चों को ये ना लगे सर ने क्वेश्चन छुड़वा दिया। देखो एक बार फटाफट से पढ़ लो। विविथा केमिकल लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है जी। इट मैन्युफैक्चर 2 टैक्सेबल सब प्रोडक्ट है, सुप्रीम एंड मैरून। सुप्रीम एस और एम ये टैक्सेबल है, देखो लिखे हुए हैं, और डिलाइट क्या है, एग्जम्प्ट है, डी हमारा एग्जम्प्ट है, टी टी ई ये मैंने आपका लिख दिया। ऑल दी परचेज आर फ्रॉम आउटसाइड स्टेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन 1 अक्टूबर 18, यहां पे चाहे 19 कर लो, 18 मान लो, 19 कर लो, वैसे 19 कर लेते हैं। प्रोडक्ट डिलाइट गोट विड्रॉ फ्रॉम द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एंड प्रोडक्ट मैरून गोट एग्जम्पशन थ्रू एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। मतलब डिलाइट पहले एग्जम्प्ट था, अब उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली, अब ये टैक्सेबल हो गया। मैरून पहले टैक्सेबल था, उसको एग्जम्पशन दे दी है, अब ये एग्जम्पशन हो गया। ये दोनों 1 अक्टूबर 19 से हो गए, यहां पर मैंने डेट लिख ली। फिर वो कहना चाह रहे हैं सप्लायर फर्निश द अंडर मेंशन डिटेल अमाउंट्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी 12% मटेरियल पे है, 18% कैपिटल गुड्स पे है। मशीनरी डी परचेज ऑन 22 अक्टूबर 19 फॉर बीइंग यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सुप्रीम। 22 अक्टूबर 19 को परचेज किया और ये सुप्रीम में यूज किया और डिलाइट में यूज किया। अब सुप्रीम तो भैया पहले से ही टैक्सेबल है, तो भैया इसका जो अमाउंट आईटी से निकल के आएगा वो तो पूरा मिल जाएगा। और सोच के बोलना डिलाइट पहले एग्जाम था, अब ये टैक्सेबल हो गया, तो भैया अगर ये टैक्सेबल हो गया 1 अक्टूबर को, ये 22 अक्टूबर की परचेज है, तो क्या इसका भी आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। तो भैया इस 4 लाख रुपए का जो होगा वो तो आईटीसी पूरा मिल जाएगा। रीजन मीन क्योंकि जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये दोनों के दोनों ही टैक्सेबल है, और अगर मैंने कोई सामान लिया और वो टैक्सेबल सप्लाई में यूज किया तो मुझे पूरा आईटीसी मिल जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहना चाह रहे हैं मशीनरी ई, एक मशीनरी ई है, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 3 ईयर बिफोर 1 अक्टूबर 19 फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिलाइट। मतलब 3 साल आपने एग्जम्प्टेड में यूज किया और फिर 1 अक्टूबर 19 से आपने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया मैरून में भी। अब मैरून क्या हो चुका है? मैरून हो चुका था, मैरून अब हो चुका है एग्जाम। अब सोच के बोलना, और डिलाइट क्या हो चुका है? टैक्सेबल। डिलाइट क्या हो चुका है? टैक्सेबल। तो इतना बोल दो, एग्जम्प्टेड में 3 साल एक्सक्लूसिव यूज किया, तो 3 साल जो एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड में यूज किया वो तो मुझे पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। 3 साल जो पूरा एग्जम्प्टेड में यूज किया वो तो मुझे पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। अब अपने बोल दो 3 साल का मतलब हर क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर, 5% ईच क्वार्टर। तो भैया 3 साल अगर 5% एक क्वार्टर का है तो 4 क्वार्टर 20% हो गया, तो 5%, 5 चौका 20,
20, 12, 12, 5, 60, मतलब 12 क्वार्टर हो गए, तो 60% मुझे यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा, मुझे ये लग रहा है 60%। अब 60% निकाल लूंगा। अब 60% पहले तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे खुद देख लेते हैं। तो ये हमारा वैल्यू है 5 लाख। तो यह 5 लाख का 18% जीएसटी 90,000। 90,000 में से 60% 54,000 तो बाहर निकाल दो, क्योंकि इतना एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड में है। तो बैलेंस मिला 36,000 पे, इसका मुझे आईटी से मिल जाएगा, ये निकल के आ गया। फिर आगे रॉ मटेरियल है जी, ध्यान रखना मटेरियल सुप्रीम में यूज कर रहे हैं, सुप्रीम तो टैक्सेबल है, तो इसका 12% आप निकाल लोगे, क्योंकि मटेरियल का मेरे ख्याल से 12% जीएसटी है। देखो जी, तो 7 लाख का 12% यहां पे आप निकाल लोगे। फिर मैरून 27 अक्टूबर। अब मैरून क्या हो गया, मैरून पहले टैक्सेबल था, बट ये 27 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर के बाद अब वो एग्जम्प्ट हो गया, तो एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड। तो अगर एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड में यूज किया तो भैया मैरून का आईटीसी नहीं मिलेगा। और ये डिलाइट 25 अक्टूबर, तो भैया डिलाइट तो हो गया टैक्सेबल, तो अगर डिलाइट टैक्सेबल है तो इसका मिल जाएगा, इसका 12% निकाल दो। तो अगर मैं निकाल लूं आईटी से कितना निकल के आ रहा है, ये तो मशीनरी है ना, तो 4 लाख का पहले तो 18%, 72,000 पे तो ये मुझे आईटी से मिल जाएगा, और 36,000 पे ये हो गया, और 7 लाख का 12% 84,000 ये हो गया, और 24,000 ये हो गया। इतने का मुझे आईटी से मिलना चाहिए। एक बार देखें इसका आंसर, ये देखो जी, मशीनरी डी 72,000, ई 36,000। 36,000 कैसे, देखो ना, ये 90,000 माइनस में 54, क्योंकि कितने 60% हो गया, तो 36,000 रुपए का आईटी आपको मिल गया। वही सेम आंसर यार जो हमने पहले किया था ना न्यू सिलेबस वाले पेपर में। अब जो मुझे पहली बार देख रहे हैं ना, वो ये मत सोचे विवेक सर ने क्या करा दिया, भाई विवेक सर अच्छा नहीं करा रहे, समझ नहीं आ रहा विवेक सर कराया हुआ, नालायक को। इस पे मैंने पूरा टाइम लगाया था, दिसंबर 19 का। इससे पिछले वाला सेशन देख लेना, सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, बहुत आराम से करवाया है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना इतनी जल्दी मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि रीजन भी ये पहले क्वेश्चन अभी अभी 2 दिन पहले हमने किए है, मैं इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि आपको ये लगे कि मैंने कोई क्वेश्चन छुड़वा ना दिया। 84,000, 84,000 देख लो जिसका, ये 7 लाख का 12%, इसका मिल जाएगा, सुप्रीम टैक्सेबल है, और इसका 2 लाख का 12% 24,000 पे, ये 2,16,000 पे आईटी से मिल जाएगा, 2,16,000 पे। मेरा मन कर रहा है, मैं 2 मिनट ना, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। अब 2 मिनट रुक ही जाओ। बच्चा कह रहा है क्या कर रहे हो सर, रुको तो सही, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, 1 मिनट रुको। ये देखना, ये देखो एक बार, ये आपका जून 19 का न्यू सिलेबस वाला पेपर है ना। बच्चा कह रहे हो ओ माय गॉड सर, आप मानोगे नहीं, मतलब आप दिखाओगे यहाँ पे, नालायक दिखाना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन वो ध्यान से उस टाइम तो पढ़ा नहीं होगा, और उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या कर दिया सर ने। ये लो, ये देख लो, ये क्वेश्चन है, ये देख लो। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, कमाल देखना, इसमें आया 5 नंबर का, वाह जी वाह। न्यू सिलेबस के अंदर आया 5 नंबर का, ये देख लो 5 नंबर का दिख रहा है आपको, ये सन, मून, जुपिटर, वही सेम बात लिखी है, ठीक है जी। और यहां पे बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे रेट सब में सेम था, 18% रेट था। यहाँ मटेरियल और कैपिटल गुड्स का अलग अलग दे दिया, रेट सेम था। देखो वही मैंने सेम डायग्राम बना रखा है ना, टैक्सेबल, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट, फिर ये देखो 1 अक्टूबर 19, डिट्टो सेम डेट दे रखी है। देखो 16 से 19 3 साल, वो यहाँ पे 60%, 54, 36,000, वही सेम बात। ए कहां गया भगवान जी, ये देख लो, ये डिट्टो सेम क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के अंदर जून 19 में, कितने नंबर का, 7 नंबर का। अब बताओ, बच्चा कहता है क्वेश्चन तो सेम आते ही नहीं, क्वेश्चन सेम सेम अटेम्प्ट के अंदर एक जगह 7 नंबर का दे दिया, एक जगह 5 नंबर का दे दिया, और ओल्ड वाले बच्चों को जहां जीएसटी कम आता है बल्कि 7 नंबर का दे दिया। बताओ क्वेश्चन में है क्या, डिट्टो सेम क्वेश्चन जो हमने अभी न्यू सिलेबस के अंदर किया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था, बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार मैं दोबारा से बोल दूं, ये डायग्राम मैंने बनाया है, पहले टैक्सेबल एग्जाम था, फिर टैक्सेबल वाला एग्जाम्ट हो गया, एग्जाम्ट वाला टैक्सेबल हो गया। तो यहाँ पे बस डेट ध्यान देना, ये 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर में यूज किया डिलाइट सुप्रीम, सुप्रीम तो पहले टैक्सेबल था, डिलाइट भी टैक्सेबल हो चुका है, तो इसका पूरा आईटीसी मिल जाएगा। मशीनरी है तो इसका 18% 72,000 रुपए का आईटीसी मिल गया। फिर उसने बोला मशीनरी ई परचेस की 1 अक्टूबर को, मतलब 3 साल पहले, और यूज किया था एक्सक्लूसिवली डिलाइट में, डिलाइट पहले एग्जाम था, तो 3 साल एक्सक्लूसिवली एग्जाम्ड। तो अगर 3 साल एग्जाम्ट में किया तो 5% ईच क्वार्टर हटाना पड़ेगा, 1 साल में 4 क्वार्टर, 3 साल में
12 क्वार्टर, तो 5%, 60% मुझे हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 लाख का 18 निकालूं 90,000, उसका 60% 54, 36,000 रुपए का मुझे आईटीसी मिल जाएगा। फिर अगला मटेरियल सुप्रीम है, सुप्रीम 7 लाख, इसका 12% जीएसटी, 84,000 का मुझे आईटीसी मिल गया। उसके बाद ये मैरून, ये हो गया एग्जम्प्ट, अब तो एग्जम्प्ट वाले का आईटीसी मिलता नहीं है। डिलाइट अब टैक्सेबल हो चुका है, तो 2 लाख का 12, 24,000 रुपये। टोटल आईटीसी कितना मिलेगा वो निकाल के बताना है। 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये पेपर था ओल्ड सिलेबस का जून 19 का। तो अब जाके जून 19 तक के सारे पेपर हमने कंप्लीट कर लिए। अब इससे पहले दिसंबर 18 का एक पेपर हुआ था, ठीक है। उसकी आप गाइडलाइंस आंसर खुद देख लेना। कोई मुझसे डाउट हो क्वेश्चन पूछ लिया करो मुझसे। बट मैं अब ये सोच रहा हूं कि अब मुझे प्रैक्टिस करवानी है इनकम टैक्स और कस्टम की। तो पहले मैं इनकम टैक्स की भी साथ साथ देख लूंगा, या पहले इनकम टैक्स करवा दूं पहले कस्टम करा दूं, जैसे आप बोलोगे वैसे करवा दूंगा। मैं ये सोच रहा हूं कि पहले मैं इनकम टैक्स करवा दूं, क्योंकि इनकम टैक्स बच्चों को मुश्किल लगता है, ठीक है। तो पहले हम इनकम टैक्स कर लेते हैं और फिर हम कस्टम कर लेंगे, या जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में डाल देना कि पहले आपने करना क्या है, ठीक है। बट आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप और भी बच्चों को बताओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके अब ये हालात लग रहे हैं कि मैं आ रहा हूं तो आप इसलिए आ रहे हो। कई बच्चे तो मजबूरी में आ रहे हैं कि विवेक सर आते, विवेक सर को बुरा ना लग जाए। नहीं, ऐसा मत करना सर, ऐसा मत करना। मेरा तो बस एम ये है कि भैया प्रोफेशनल आपके एग्जाम है, इसके बाद डायरेक्टली सीएस बनना है। तो मैं तो डेली अपना कर्म करने आ रहा हूं। बस मेरे दिल की ना तमन्ना ये है कि आपके जितने भी दोस्त हैं सबको पता हो ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि सर उनको ना क्वेश्चन में भी लग रहा होगा, उन्हें आते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहां पे करवाता हूंगा ना, तो और क्लैरिटी थोड़ी आती होगी, आपके दिमाग में लगता होगा नहीं यार ये चीजें मुझे पढ़नी है। और उम्मीद करता हूं इतनी प्रैक्टिस जीएसटी की करने के बाद ना अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगले 2 सेशन जो होंगे वो एग्जामिशन के होंगे। एग्जामिशन के दोनों सेशन देखना, पूरे डायग्राम बनाना प्रॉपर तरीके से, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि इतनी जीएसटी की प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, ठीक है। बाकी अभी और प्रैक्टिस करवाने की बात बाद में करेंगे, पहले इनकम टैक्स और कस्टम की थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है। बट पहले 2 सेशन एग्जामिशन के, फिर इसकी बात करेंगे। तो बस आज का सेशन मेरे ख्याल से छोटा ही था। आज सेशन मेरे ख्याल से पूरा आधे घंटे का हुआ है। जो हम आधे घंटे का बोलते थे ना कि आधे घंटे का स्टूडेंट दरबार है, आज आधे घंटे का हुआ है, नहीं तो 50 मिनट 55 मिनट लग जाते हैं। तो आज क्वेश्चन में तो कुछ था भी नहीं, मेन 2 ही क्वेश्चन बड़े थे, बाकी तो बिल्कुल आसान थे, ठीक है। तो फाइनली अब जाके जून 19 तक के पूरे पेपर कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, सीए वाला आरटीपी भी कर लिया, सीए वाले क्वेश्चन भी कर लिए। मेरे ख्याल से बहुत है इतना, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस अपनी अलग करते रहना, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। मुझे आपके नंबर चाहिए एडवांस टैक्स में कम से कम। मैं चाहता हूं काफी सारे बच्चे हों जो 80+ मार्क्स लेके आए, और बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा सर, बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा, सच्चे दिल से दूंगा। और मतलब पेरेंट्स की ब्लेसिंग बस आ जाए नंबर आपके, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में। एग्जामिनेशन के 2 सेशन होंगे। रेगुलर बैच वाले बच्चों को पता ही है, उन्होंने क्लास में किया हुआ है, वही सेम लेक्चर डालूंगा शाम को 7 बजे। बाकी वो भी दोबारा सुन सकते हैं। बाकी सारे यूट्यूब फैमिली के बच्चे रिवीजन कर लेंगे वहां से, और उसके बाद फिर हम इनकम टैक्स और कस्टम की बातें करेंगे, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू।